वेलकम टू स्टडी विथ ईस। स्टडी विथ ईस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा हमारा पंचायती राज। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं क्या है पंचायती राज और ये कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिए, आज का टॉपिक है पंचायती राज और ये हमारा कौन से भाग में दिया हुआ है? भाग 9 यानी कि पार्ट 9 में दिया हुआ है पंचायती राज। जैसा कि आप सभी को पता होगा, पंचायती राज हमारा पहले किस में था? डीपीएसपी में, लेकिन 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू इसको पंचायती राज भाग 9 में अलग से रख दिया गया। ठीक है, इसके आर्टिकल हैं आपके आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक। याद रखिएगा, पंचायती राज आपके पार्ट 9 और आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक रखे हुए हैं। ओके, अच्छा याद रखिएगा, पंचायती राज लागू कब हुआ था? तो पंचायती राज आपका 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था और इसी दिन को हम राष्ट्रीय पंचायती दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हर साल 24 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय पंचायती दिवस। याद रखिएगा, राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। और ये लागू हुआ था कब? 24 अप्रैल को ही 1993 को। ओके, चलिए इसके आर्टिकल देखते हैं। तो सबसे पहले आता है आर्टिकल नंबर 243A। इससे पहले आपका एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 243। तो जैसा कि हमने आपको बताया, हर भाग में शुरू होने से पहले सबसे पहला आर्टिकल जो होता है उसमें परिभाषाएं दी होती हैं, डेफिनेशन, राज्य की या अदर जितनी भी चीज़ें होती हैं उनकी उसमें क्या दिया रहता है? डेफिनेशन दी होती हैं। तो ऐसा ही आर्टिकल 243 में डेफिनेशंस दी हुई हैं। देन आपका आता है आर्टिकल नंबर 243A। ठीक है, 243A। तो इसमें क्या, इसमें दिया है ग्राम सभा के कार्य और शक्तियाँ, कि उसके क्या क्या कार्य होंगे, उसकी क्या पावर्स होंगी, क्या शक्तियाँ होंगी। तो जैसे कुछ कार्य हैं, जैसे यह सभा पंचायती राज का निर्वाचन मंडल है। जैसे ग्राम सभा जो होती है, क्या होती है? ये पंचायती राज का क्या है? निर्वाचक मंडल है। ओके, और इसके जो मेंबर्स होते हैं वो सभी 18+ होते हैं, यानी कि 18 साल से कम उम्र का कोई भी इनमें मेंबर नहीं होगा। अगर आपको वहाँ का मेंबर बनना है पंचायती राज का तो, या ग्राम सभा का, तो उसमें कितने जो मेंबर्स होंगे उनकी एज कितनी होनी चाहिए? 18 साल से ज़्यादा। ओके, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देते हैं, आर्टिकल नंबर 243B। ये क्या कहता है आर्टिकल 243B? तो ये है हमारा पंचायतों के स्तर। तो याद रखिएगा, पंचायत जो होती है उसमें 3 स्तर होते हैं। तो हमारी जो त्रिस्तरीय पंचायत है, याद रखिए, पूछा जाता है कि हमारे यहाँ भारत में कितने स्तरीय पंचायत चलती है? तो त्रिस्तरीय पंचायत है हमारे यहाँ। ओके, कौन कौन सी है आइए देख लेते हैं। तो सबसे नीचे होती है ग्राम स्तर की, जिसको हम ग्राम पंचायत कहते हैं। फिर इसके ऊपर होती है मध्य स्तर की, जिसको हम ब्लॉक समिति कहते हैं। और इसके ऊपर होती है जिला स्तर की, जिसको हम जिला परिषद कहते हैं। यानी कि हमारे यहाँ 3 स्तर चलते हैं पंचायत में। कौन कौन से? ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद। सबसे नीचे कौन होता है? ग्राम पंचायत, जो गाँव में वगैरह में रहते हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता होगा, भाई जो गाँव से बिलोंग करते होंगे उनको पता होगा, वहाँ पर सभी में प्रधान होते हैं। प्रधान कौन होता है? इस ग्राम पंचायत का हेड होता है, मुखिया होता है जिसको हम कहते हैं। ओके, तो गाँव में क्या होती है? ग्राम स्तर की ग्राम पंचायत होती है। फिर आते हैं जिसको हम कस्बा कहते हैं या ब्लॉक कहते हैं। कस्बा जहाँ होता है तो वहाँ पे ये ब्लॉक समिति चलती है, याद रखिएगा। और जिला क्या होता है? जैसे जिला हो गया, कोई महानगर है या जिला है, जैसे कानपुर है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, लखनऊ हो गया आपका, वो ये भी उत्तर प्रदेश में है। आपका गोरखपुर हो गया, सब क्या है? सब जिले हैं। तो यहाँ पे जिला स्तर की चलती है पंचायत। ठीक है, जिसको हम जिला परिषद कहते हैं। अब आते हैं एक चीज़, यह स्तर सरकार पर बाध्यकारी होते हैं कि वह इन तीनों स्तरों का बनाए। जो आपने स्तर देख रहे हैं, कौन कौन से? ग्राम स्तर, मध्य स्तर और जिला स्तर। ये जो 3 स्तर दिए हुए हैं, तो जो आपकी सरकार होती है तो उस पर ये बाध्यकारी होते हैं कि उसको ये 3 स्तर बनाने ही बनाने होते हैं। क्या? गाँवों के लिए ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, और मध्य स्तर में ब्लॉक समिति जहाँ पे कस्बा वगैरह होता है, और जहाँ पे जिला होता है वहाँ पे जिला स्तर पे जिला परिषद बनाना। ये सरकार पे बाध्यकारी। कौन सी सरकार पे? ये राज्य सरकार पे बाध्यकारी होता है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, इसमें एक नोट ध्यान दीजिएगा। नोट क्या नोट बना के लिख लीजिएगा। जिन राज्यों की पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या 20 लाख से कम है, उन्हें पंचायतों का मध्य स्तर बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि जो ब्लॉक समिति होती है वो बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो याद रखिएगा, जिन राज्यों में, राज्यों की बात कर रहा है, जिला या गांव की बात नहीं कर रहा, जिन राज्यों में 20 लाख से कम की पॉपुलेशन है, वहाँ पे पंचायतों का मध्य स्तर बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके फाइन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आर्टिकल? आपका नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 243C। आर्टिकल 243C ये क्या कहता है? पंचायतों की संरचना। इसकी संरचना कैसे होगी, चलिए देखते हैं। कह रहा, राज्य यदि चाहे, कौन चाहे? राज्य यदि चाहे तो
ग्राम पंचायत के हेड का चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों तरीक़ों से करा सकता है। तो याद रखिएगा, जो ग्राम पंचायत होता है यानी कि जो हमारे गाँव में जो प्रधान वगैरह होते हैं, तो उनका जो चुनाव होता है, तो अगर राज्य चाहे तो उस चुनाव को वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों तरीक़ों से करा सकता है, जिसमें उसका मन करेगा। अगर प्रत्यक्ष कराना होगा तो प्रत्यक्ष कराएगा, अप्रत्यक्ष कराना होगा तो वो अप्रत्यक्ष कराएगी सरकार, राज्य सरकार। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। कह रहा है ब्लॉक समिति और जिला परिषद के जो हेड होते हैं उनके चुनाव अप्रत्यक्ष ही होंगे, इनमें ऑप्शंस नहीं होते हैं। लेकिन ग्राम पंचायत के हेड का जब चुनाव होता है तो उसमें ऑप्शन होते हैं कि आप प्रत्यक्ष भी करा सकता है, अप्रत्यक्ष भी करा सकता है। लेकिन अगर ब्लॉक समिति और जिला परिषद की बात करें तो इसके जो हेड होते हैं उसका चुनाव अप्रत्यक्ष ही होता है और होगा ही होगा। ओके, इसमें प्रत्यक्ष का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। तो याद रखिएगा, ये पूछे जाते हैं यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा, ब्लॉक समिति या जिला परिषद के हेड का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है या प्रत्यक्ष होता है, और ऑप्शन दिए होंगे। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, कह रहा है कि अच्छा हाँ, ये जीपी, बीएस और जेडपी जो लिखा है, जीपी मतलब ग्राम पंचायत, बीएस मतलब ब्लॉक समिति और जेडपी मतलब जिला परिषद। तो ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद के जो सदस्य होते हैं इनका जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद इनके सदस्यों का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष ही होता है और प्रत्यक्ष ही होगा। ओके फाइन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, आर्टिकल 243D। ये क्या कहता है आर्टिकल 243D? कह रहा है पंचायतों में आरक्षण, यानी कि जो पंचायत की जो एक वो कमेटी बनती है उसमें आरक्षण होता है कुछ का। किसका किसका आरक्षण होता है, चलिए वो देखते हैं। अच्छा, इससे पहले आप याद रखिएगा, ग्राम पंचायत के हेड को क्या कहते हैं भाई? कहीं कहीं पे उसको प्रधान कहते हैं, कहीं कहीं पे मुखिया कहते हैं, कहीं कहीं पे सरपंच कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे कॉमन नेम जैसा कि यूज़ होता है प्रधान, भाई ये गांव के प्रधान है। प्रधान का मतलब ही होता है प्राइम, प्राइम मीन्स हेड। ओके, तो याद रखिएगा इससे। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आर्टिकल 243D, पंचायतों में आरक्षण। SC ST को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाता है पंचायतों में, और महिलाओं को इसमें 1/3 आरक्षण मिलता है। मतलब मान लीजिए अगर 9 सीटें हैं पंचायत में तो उसमें से 1/3 यानी कि 3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी SC ST की। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, कह रहा है आर्टिकल 243E। तो ये क्या कहता है आर्टिकल 243E? पंचायतों का कार्यकाल। तो पंचायतों का जो कार्यकाल होता है कितना होता है? 5 साल के लिए होता है। तो पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल के लिए होता है। राज्य यदि चाहे तो राज्य यदि चाहे तो समय से पहले ही वह पंचायत को विघटित कर सकता है। मान लीजिए कोई पंचायत बैठी है, उसने कोई ऐसा काम कर दिया जो कि अवांछनीय है, तो राज्य सरकार अगर चाह लेगी तो वो पंचायत जो होगी उसको विघटित कर सकती है और दोबारा चुनाव करा सकती है। और याद रखिएगा, एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा कि अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि राज्य पंचायत विघटित कर देती है तो 6 महीने के अंदर ही अंदर उसको दोबारा चुनाव करने होते हैं नई पंचायत के लिए। फिर से सुन लीजिए, राज्य यदि समय से पहले पंचायत विघटित कर देती है तो राज्य को पुनः 6 महीने के अंदर, कितने महीने के अंदर? 6 महीने के अंदर पुनः चुनाव कराने होते हैं पंचायत के लिए। ओके, याद रहेगा। और हाँ, और जो नई पंचायत आएगी वो बचे हुए समय के लिए ही आएगी। तो याद रखिएगा, ये 2 पॉइंट जो मैंने इसमें लिखे नहीं है लेकिन आप लोग नोट कर लीजिएगा। राज्य यदि समय से पहले किसी पंचायत को विघटित कर देता है तो सबसे पहला काम होता है वो 6 महीने के अंदर ही अंदर वो सबसे पहले क्या कराएगा? चुनाव कराएगा। और चुनाव कराने के बाद जो पार्टी जीतेगी, जो पंचायत बैठेगी, वो पंचायत सिर्फ बचे हुए समय के लिए, यानी कि पूरा टाइम पीरियड कितना होता है? 5 साल के लिए होता है। मान लीजिए 3 साल में विघटित कर दी, अभी 2 साल बचे हैं ना, तो जो नई पंचायत बैठेगी वो आने वाले 2 साल के लिए ही बनेगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे आर्टिकल क्या कहता है? कह रहा है आर्टिकल 243F। आर्टिकल 243F क्या होता है? पंचायतों के लिए अर्हताएँ, मतलब क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए पंचायत बनने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 21 साल का होना चाहिए। सेकेंड, MLA की जितनी भी अर्हताएँ होती हैं, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की जो अर्हताएँ होती हैं वो होनी चाहिए। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया हुआ है, अगर आपने मेरा वीडियो ध्यान से देखा होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका आर्टिकल नंबर 243G। आर्टिकल 243G क्या है? कार्य एवं उत्तरदायित्व। तो इसके कार्य क्या होते हैं, इसके उत्तरदायित्व क्या होते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या वर्क्स हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले पंचायती राज को 29 सब्जेक्ट दिए गए हैं, ये मैंने आपको बहुत पहले ही बताया है।
तो आपको पता होना चाहिए जो पंचायती राज सिस्टम है इसमें आपके 29 सब्जेक्ट्स आते हैं। इन्हीं 29 सब्जेक्ट्स में इन पे वर्क करना होता है, इन पे रूल बनाना होता है, इनको लागू करवाना होता है। ठीक है, तो इसमें और क्या होता है, उत्तरदायित्व क्या है, जैसे सामाजिक न्याय स्थापित करना, आर्थिक विकास की योजनाओं को बनाना, उनको लागू करवाना, उनको अमल करना, कोई दिक्कतें आ रही हैं तो उनको सुधार करना, यही सारे इनके कार्य हैं और यही सब इनके उत्तरदायित्व हैं। तो याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है कि पंचायती राज के जो सब्जेक्ट हैं वो कितने हैं, तो 29 विषय हैं, 29 सब्जेक्ट हैं और 29 सब्जेक्ट्स हैं, याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल 243 HINJ, इन तीनों में पंचायतों में वित्त की बात की गई है। मतलब वित्त क्या, वित्त मतलब पैसा, कहाँ से कितना पैसा आएगा जाएगा, इसके बारे में दिया हुआ है HI और J में। तो क्या है इसमें, सबसे पहले कर, शुल्क, निधियाँ बनाना, ये सब इसी में आता है। पंचायतों के लेखों का संपरीक्षण, जो उनके लेख होते हैं, पेपर्स वर्क होते हैं, सबका उनका टेस्ट करना कि कहाँ पे कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, तो ये सब इसी में आता है। आर्टिकल 243 HI और J में आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आर्टिकल 243 के। ये क्या कहता है आर्टिकल 243 के, कह रहा पंचायतों का चुनाव दिया हुआ है। आर्टिकल 243 के में क्या दिया है, पंचायतों का चुनाव। तो भाई पंचायतों के चुनाव के बारे में कॉन्सेप्ट किस में दिया, आर्टिकल 243 के में दिया हुआ है। ओके, कि कैसे चुनाव होगा पंचायत का, कैसे वोट पड़ेंगे, क्या क्या सूचियाँ बनेंगी, तो सब इसी में आता है पंचायतों के चुनाव में, आर्टिकल 243 के में। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका आर्टिकल 243 L। ये क्या कहता है, कह रहा संघ राज्य क्षेत्रों पर पंचायती राज का विस्तार, यानी कि जो संघ राज्य क्षेत्र हैं उस पर जो पंचायती राज है उसका विस्तार कितना होगा, कितना नहीं होगा, ये सब इसी में बताया गया आर्टिकल 243 L में। अब इसमें एक स्टार बना के एक बात लिख लीजिएगा, यदि प्रेसिडेंट चाहे पंचायती राज के कुछ या फिर सभी प्रावधानों को किसी संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होने से रोक सकता है। याद रखिएगा, अगर प्रेसिडेंट चाहे, अगर राष्ट्रपति चाहे, अगर यदि चाहे, कोई ज़रूरी नहीं है, तो यदि प्रेसिडेंट चाहे तो पंचायती राज के कुछ या सभी प्रावधान जो होते हैं वो किसी संघ या राज्य क्षेत्र में लागू होने से रोक सकता है। तो पावर किसके हाथ में है, टोटली प्रेसिडेंट के हाथ में है कि अगर वो चाह लेगा तो उसके पंचायती राज के कुछ प्रावधान या फिर सभी प्रावधान किसी राज्य या क्षेत्र में, संघ राज्य क्षेत्र में लागू होने से रोक सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे कौन सा आर्टिकल है, आगे है आपका आर्टिकल नंबर 243 M। M में क्या है, कह रहा है कुछ क्षेत्रों पर पंचायती राज का लागू ना होना। तो कौन कौन से वो क्षेत्र होंगे, मतलब कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जहाँ पे पंचायती राज लागू ही नहीं होगी। तो कौन कौन से होंगे, तो 1993 में ये आया था कि अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र में पंचायती राज लागू नहीं होगा। याद रखिएगा आर्टिकल 243 M में क्या दिया गया है, पंचायती राज का लागू ना होना, क्यों ना होना और कहाँ ना होना, तो 1993, इससे पहले तो था ही नहीं भाई, 1992 में ऐड किया गया था तभी ये बना था। अगर आपको याद हो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल आया था 1992 में और 24 अप्रैल 1993 को ये जब लागू हुआ था तभी ये बना था कि अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र में पंचायती राज लागू नहीं किया जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल क्या कहता है हमारा, तो आर्टिकल 243 N, पंचायती राज का वर्तमान विधियों के साथ होना। जो पंचायती राज का जो आजकल है उसकी जो वर्तमान विधियां हैं, यानी कि जो रूल्स वगैरह उसके साथ होना, मतलब तो उसके साथ रहेंगी सारी जो रूल्स वगैरह बनते हैं, इसके जो नियम बनते हैं, कानून बनते हैं, वो सब वर्तमान को स्थितियों को देखते ही बनाए जाते हैं। अब इसमें एक पॉइंट है, कह रहा है पहले की जो विधियाँ हैं वर्तमान विधियों को जब काटेंगी तो वो शून्य हो जाएंगी। मतलब जो पहले पुरानी जो कानून वगैरह बने हैं और वो अगर हाल ही के कानून को काट रही होंगी तो वो पहले वाली जो विधियाँ होंगी या कानून होंगे वो सब शून्य हो जाएंगे। ओके, चलिए लास्ट आर्टिकल देख लेते हैं। लास्ट आर्टिकल क्या कहता है, आर्टिकल 243 O। तो ये कह रहा है न्यायालयों का अहस्तक्षेप, यानी कि इससे पता चलता है कि जो न्यायालय होते हैं वो पंचायती राज में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अहस्तक्षेप का मतलब ही होता है कि न्यायालय का, यानी कि जुडिशरी का किसी भी तरह का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। क्या है, कह रहा राज्य ने स्थानीय सरकारों के चुनाव संबंधी कोई विधि बनाई है तो उसे न्यायालयों में चैलेंज नहीं किया जा सकता। मतलब क्या हुआ, मान लीजिए स्थानीय सरकार का चुनाव, ग्राम पंचायत का चुनाव हो रहा है, राज्य ने कुछ नियम कानून बनाए हैं, अब कोई आके कह दे कि भाई हमको ये समझ नहीं आ रहा है,
तो उसके खिलाफ वो अगर वो ये सोचा कि वो कोर्ट में जा कर के अपील कर सकता है, तो ऐसा संभव नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर राज्य सरकार स्थानीय सरकार के चुनाव संबंधी कोई विधि, कानून, नियम बनाता है, तो आप उसको न्यायालय में जाके चैलेंज नहीं कर सकते, उस पर केस नहीं किया जा सकता। ओके फाइन। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ डाउट रह जाता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में नीचे बता सकते हैं। तब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।